हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की जो क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेवी एयरफोर्स में जो फिज़िक्स के क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चंस के लिए आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्रव्य के तापीय गुण। ध्यान दें, इस क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे द्रव्य। द्रव्य का अर्थ है पदार्थ से। हम जानते हैं पदार्थ की मुख्य रूप से 3 और वैसे 5 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहली जो अवस्था है वो है ठोस अवस्था, दूसरी जो अवस्था है वो है द्रव अवस्था, तीसरी जो है वो है गैस, चौथी जो अवस्था है वो है प्लाज्मा और पांचवी जो अवस्था है उसे बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट। हमारे यहाँ पर देखो, पृथ्वी की बात की जाए तो हम मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं की बात करते हैं, जैसे ठोस है, द्रव है या गैस है। उसके बाद ये 2 अवस्थाएं और दिखती हैं आपको, एक का नाम है प्लाज्मा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्लाज्मा पदार्थ की वह अवस्था है जो सूर्य और तारों में पाई जाती है। जबकि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेंट की जो स्टडी है वो हमारे अगले लेक्चर क्वांटम फिजिक्स के अंदर हम करेंगे। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि पदार्थ की जो ये अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, ताप की वजह से इनमें क्या परिवर्तन आ सकते हैं, ताप की वजह से इन अवस्थाओं में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे नियम हैं जो ताप के कारण इन अवस्थाओं पर लागू होते हैं, उन सब का अध्ययन हम इस टॉपिक के अंदर करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, इस चैप्टर का पहला टॉपिक वो है ताप। ताप यानी टेम्परेचर। ताप एक विशेष गुण होता है जो सभी के पास होता है, चाहे वस्तु सजीव हो चाहे वस्तु निर्जीव हो, ताप हर वस्तु के पास होता ही होता है। ताप का अर्थ है कि किसी वस्तु के गर्म या ठंडेपन का अनुभव, यानी कि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की तुलना में कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इस भौतिक राशि को हम क्या कह सकते हैं, ताप। यानी कहने का अर्थ यह है कि ताप एक तरह की तुलना है, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से, कि वो उसकी तुलना में कितनी गर्म है या उसकी तुलना में कितनी ठंडी है, उस भौतिक राशि को हम क्या कहते हैं, ताप। यानी ताप एक प्रकार की तुलना है। कहने का अर्थ यह है कि मैं ये भी कह सकता हूं कि ताप है वो एक सापेक्ष भौतिक राशि है, यानी कि हम इसकी तुलना दूसरों से करते हैं। ठीक है, ताप के जो मात्रक हैं, अगर SI मात्रक की बात की जाए तो ताप का SI मात्रक होता है केल्विन। इसके अलावा भी ताप के अन्य मात्रक होते हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, रूमर। ये नाम शायद आपने पहले नहीं सुना होगा, फिर भी इस पर गौर करें। ये ताप का मात्रक है जिसका नाम है रूमर। और अगला जो मात्रक है वो है रैंकाइन। हमारे यहाँ पर देखा जाए तो ताप के यहाँ पर कुल कितने मात्रक है, 5। इसमें से केल्विन ताप का ऐसा ही मात्रक है, एक ऐसा ही यूनिट है टेम्परेचर का। इसके अलावा जो मात्रक है वो है डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, रूमर और रैंकाइन। इन मात्रकों की सहायता से हम ताप का मापन करते हैं। ध्यान दें, ताप वस्तु के ठंडे या गर्मपन होने का अनुभव है, जबकि ताप का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जो स्थानांतरण है उसे हम कहते हैं क्या, ऊष्मा। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी कि वस्तु का गर्म या ठंडापन होना उसका ताप है, और उस ताप का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जो स्थानांतरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। हम ताप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन करेंगे, और मैं आपको श्योर ये बता देता हूं कि जिन टॉपिक की मैं अब बात करूंगा उनमें से नेवी और एयरफोर्स में 101% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो हम बात करते हैं ताप से संबंधित कुछ मुख्य बातों की।
सबसे पहली नंबर 1, ताप का जो पैमाना है, मैंने बताया SI मात्रक जो है वो केल्विन है। केल्विन एकमात्र ऐसा ताप का पैमाना है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। केल्विन स्केल लास्ट 0 केल्विन हो सकती है। 0 केल्विन से कम और कोई स्केल, कोई पैमाना संभव नहीं है। यानी लास्ट जो टेम्परेचर है वो कितना होगा? 0 केल्विन। एकमात्र केल्विन ही ऐसा पैमाना है जो कभी भी माइनस में नहीं होता। इसके अलावा डिग्री सेल्सियस माइनस का हो सकता है, फ़ारेनहाइट हो सकता है, पर केल्विन कभी भी माइनस का नहीं होता। 0 केल्विन, 0 केल्विन को हम अपनी भाषा में कहते हैं परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। कई बच्चों को दिक्कत आती है, कई बच्चे रट तो लेते हैं कि भैया 0 केल्विन है, यानी 0 केल्विन का अर्थ कई बच्चे बता देते हैं कि सर -273.16 डिग्री सेल्सियस है। ये तो इसका केल्विन का डिग्री सेल्सियस में मान है। बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि 0 केल्विन ताप या परम शून्य ताप होता क्या है। तो इस क्लास में हम ये चीज जानेंगे। ध्यान दें, परम शून्य ताप वह ताप है जिस ताप पर किसी भी द्रव्य यानी पदार्थ के अणुओं की गतिज ऊर्जा, ध्यान देंगे कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा का मान यानी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाए? 0। वह ताप जिस पर अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान कितना हो जाए? 0 हो जाए, उस ताप को हम कहते हैं परम शून्य ताप। पर ध्यान दें, केवल गतिज ऊर्जा ही शून्य हो सकती है, स्थितिज ऊर्जा शून्य नहीं होती। परम शून्य ताप पर केवल गतिज ऊर्जा का मान ही शून्य होता है, स्थितिज ऊर्जा शून्य नहीं होती। ये क्वेश्चन काफी बार एयरफोर्स में आता है कि परम शून्य ताप पर पदार्थ की कौन सी, क्या समस्त ऊर्जाएं शून्य हो जाती हैं या कौन सी ऊर्जा शून्य होती है? तो याद रखें, केवल गतिज ऊर्जा का मान ही शून्य होता है। कहने का अर्थ यह है कि अगर वस्तु परम शून्य ताप पर है, इसका अर्थ क्या है कि वस्तु के जो परमाणु अणु है उनमें किसी तरह की कोई गति नहीं होती, यानी अणु पदार्थ के अणु या परमाणु गति करना क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। पर केवल गतिज ऊर्जा ही 0 होगी, स्थितिज ऊर्जा का मान कभी भी 0 नहीं होता। तो इस ताप को हम कहते हैं परम शून्य ताप। आगे ध्यान देते हैं, आगे ध्यान दें, सूर्य ये हमारे लिए प्राकृतिक स्रोत है ताप का। इससे जो ताप है वो ऊष्मा के रूप में आता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सूर्य की सतह का ताप लगभग 6000 केल्विन होता है, जबकि सूर्य के केंद्र भाग का ताप यानी कोर का टेम्परेचर लगभग 10⁻7 केल्विन होता है। सूर्य की सतह का ताप 6000 केल्विन होता है, जबकि सूर्य के सेंटर पार्ट यानी कोर का टेम्परेचर कितना होता है? लगभग 10⁻7 केल्विन। इस तापांतर की वजह से सूर्य की सतह में कुछ काली रेखाओं का निर्माण हो जाता है। इन काली रेखाओं को कहते हैं फ्राउनहोफर रेखाएं। याद रखें बच्चों, इन रेखाओं को क्या कहते हैं? फ्राउनहोफर रेखाएं। सूर्य के केंद्र का ताप लगभग 10⁻7 केल्विन है, जबकि सरफेस यानी कि सतह का ताप 6000 केल्विन है। इसकी वजह से, इस अंतर की वजह से सूर्य की सतह में कुछ काली रेखाओं का निर्माण होना शुरू हो जाता है, जिसे हम फिजिक्स की भाषा में कहते हैं फ्राउनहोफर रेखाएं। क्या कहते हैं बच्चों? फ्राउनहोफर रेखाएं। तो ये सूर्य से संबंधित आपकी बातें थी। मैं एक बात फिर बता दूं, सूर्य प्राकृतिक स्रोत है। आपकी जानकारी के लिए मैं एक नई बात बताना चाहता हूं कि सूर्य प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 4.26 मिलियन मीट्रिक टन एनर्जी पर सेकंड आपको प्रोवाइड करवाता है। याद रखें, सूर्य से प्रति सेकंड 4.26 मिलियन मीट्रिक टन ऊर्जा प्रति सेकंड पृथ्वी सूर्य से बाहर निकलती है। इसके कारण हम जानते हैं कि E बराबर mc² होता है। अगर इतनी ऊर्जा सूर्य से प्रति सेकंड बाहर निकल रही है तो सीधी सी बात है, अगर ऊर्जा में कमी आ रही है यानी सूर्य से ऊर्जा बाहर निकल रही है तो सीधी सी बात है सूर्य के द्रव्यमान में भी क्या आती है? कमी आती है। इसके बाद हम जो बात करेंगे, हम ताप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों की, महत्वपूर्ण जो टर्म्स है उनसे रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। इससे आगे ध्यान दें, कोई भी गैस का अणु है,
गैस के अणुओं का जो वेग होता है वर्ग माध्य मूल वेग, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वो हमेशा ताप के वर्गमूल के समानुपाती होती है। यानी अगर ताप को बढ़ाया जाता है तो गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग भी बढ़ता जाता है। किसी भी प्रयोगशालाओं में, कोई भी प्रयोगशाला है, किसी भी प्रयोगशाला में अधिकतम संभव ताप 10⁷ केल्विन है, जबकि प्रयोगशालाओं में न्यूनतम संभव ताप 10⁻⁷ केल्विन है। याद रखें, प्रयोगशालाओं में अधिकतम संभव ताप, अधिकतम पॉसिबिलिटी है, ये संभवता है कि 10⁷ केल्विन अधिकतम ताप संभव है। कहां पर? प्रयोगशालाओं में। जबकि न्यूनतम संभव ताप है 10⁻⁷ केल्विन। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। आगे ध्यान दें, ताप का मापन, ताप का मापन कहलाता है तापमिति, यानी कि थर्मोमीट्री। तापमिति यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम ताप का मापन करते हैं, उसे हम तापमिति कहते हैं। हम तापमिति को भी दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो तापमिति का भाग है वो है पायरोमिति, पायरोमेट्री, और दूसरा जो तापमिति का भाग है वो है क्रायोजेनिक्स। ध्यान दें इस बात पर। तापमिति यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम ताप का मापन करते हैं, उसे हम थर्मोमेट्री कहते हैं। उस तापमिति को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो है पायरोमिति और दूसरा है क्रायोजेनिक्स। पायरोमिति भौतिक विज्ञान की वह शाखा है, वो ब्रांच है जिसमें हम उच्च ताप का अध्ययन करते हैं, जैसे कि सूर्य और तारों का ताप। पायरोमिति वह शाखा है जिसके अंदर हम उच्च ताप का अध्ययन करते हैं, जैसे कि सूर्य का ताप, तारों का ताप, इनका अध्ययन है वो पायरोमिति है। जबकि निम्न ताप का अध्ययन, कहलाता है क्रायोजेनिक्स। देखो एक बात बताइए, हम लोग क्या करते हैं, हमारे घरों में जैसे कि कई जो चीजें होती है वो गर्मी की वजह से खराब हो जाती है, तो हम रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कम ताप पर उनकी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है, जो उनके अणुओं की उपापचयी क्रियाएं हैं, उनमें कमी आती है, तो कोई नया प्रोडक्ट बनेगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि क्रायोजेनिक्स का संबंध उसी से है कि ताप को कम किया जाए और मेटाबॉलिक यानी उपापचयी क्रियाओं की रिएक्शन है वो कम किया जाए, ताकि जो प्रोडक्ट है, जो फंगस वगैरह लगती है, वो किसी तरह का कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन ना हो, कोई भी उपापचयी क्रियाएं ना हो। यानी निम्न ताप पर जिन वस्तुओं को रखा जाता है उन्हें हम एक और नाम दे सकते हैं जिसे कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन, यानी क्रायो परिरक्षण। इसके अंतर्गत हम वस्तुओं को निम्न ताप पर रखकर उन्हें काफी लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, उसे हम कहते हैं क्रायो परिरक्षण या क्रायो प्रिजर्वेशन। तो ये क्रायोजेनिक्स के अंतर्गत ही आता है। जबकि अगर उच्च ताप की बात की जाए तो वो किसके अंदर आएगा? पायरोमिति के अंतर्गत। यानी कि उच्च ताप का अर्थ है सूर्य और तारों का ताप का अध्ययन, पायरोमिति। जबकि निम्न ताप, बहुत निम्न श्रेणी का ताप अगर है तो हम उसे क्या कहेंगे? क्रायोजेनिक्स। ठीक है, अब इससे आगे हम बात करते हैं ताप से संबंधित। एक बात मैं और बता दूं, देखो एक बहुत बड़ा कनेक्शन है जो लोगों को पता ही नहीं होता, समझ ही नहीं आता। देखो एक बात बताओ, मैंने कहा कि ताप है वस्तु का गुण, ध्यान देना इस बात पर, जबकि ताप का स्थानांतरण क्या कहलाती है? ऊष्मा। उसी तरह एक चीज और भी तो है जो आप 12th क्लास में पढ़ते हो कि आवेश क्या है? किसी वस्तु का गुण, और आवेश का प्रवाह कहलाता है विद्युत धारा। यानी कि वही बात आ गई कि गुण जैसे ताप है वैसे ही आवेश है, ये भी प्लस माइनस है तो ये भी प्लस माइनस है। ताप का स्थानांतरण यानी कि प्रवाह ऊष्मा है, उसी तरह आवेश का प्रवाह या स्थानांतरण भी तो क्या कहलाएगी? विद्युत धारा। यानी बहुत बड़ा कॉमन रिलेशन होता है जिसके बारे में हम खाली इतना सोचते हैं कि फिजिक्स 11th की सेपरेट है और 12th की सेपरेट है। पर बच्चों एक बात बता दूं, फिजिक्स 11th की हो चाहे 12th की हो, चाहे बीएससी हो चाहे एमएससी, रिलेशन हर जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो ये बात याद रखें कि जैसे ताप वस्तु का गुण है उसी तरह आवेश भी गुण है। ताप का प्रवाह ऊष्मा है, उसी तरह आवेश का प्रवाह भी तो विद्युत धारा है। तो ये इस बात पर आप ध्यान रखें, ये कनेक्शन है जो मैंने आपको यहां पर समझा दिया। आगे बात करते हैं।
भाई ताप की तो हमने बात की कि भाई ताप है वो वस्तु का गुण है और ताप का प्रवाह है वो क्या है, ऊष्मा है। इस बारे में तो हमने चर्चा कर ली। अब आगे हम बात करते हैं कि जब तापमिति की बात कर ली कि भाई ताप का मापन है वो थर्मोमीट्री है, उसमें पायरोमिति है और क्रायोजेनिक्स है। उसके अलावा मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूं, फिर से ध्यान दें। जैसे मैंने बताया कि ताप के अलग अलग मात्रक है, जिसमें ऐसा ही मात्रक को मैंने केल्विन रखा और अदर जो है वो डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है और रूमर भी बताया और रैंकाइन भी बताया। उसी तरह अगर ऊष्मा की बात की जाए तो ऊष्मा के भी अलग अलग मात्रक होंगे। ऊष्मा मैंने बताया कि एक प्रकार की ऊर्जा है, तो ऊर्जा का सीधी सी बात है ऐसा ही मात्रक तो जूल ही होना है। अब ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल है, इसके अलावा भी ऊष्मा के अन्य मात्रक हैं जैसे अर्ग, किलो कैलोरी, कैलोरी और एक विशेष मात्रक जिसका नाम है BTU यानी कि ब्रिटिश टेम्परेचर यूनिट यानी ब्रिटिश ताप इकाई। मैं लिख रहा हूं यहां पर BTU का अर्थ है ब्रिटिश ताप इकाई। ये भी ऊष्मा का एक मात्रक है, जबकि ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या है, जूल है। तो ये अलग अलग ऊष्मा के मात्रक है। मैं एक बात बता देता हूं, हम जब भी खाना खाते हैं, हम कोई भी भोजन लेते हैं या कोई भी पदार्थ हमारे शरीर में जाता है, तो वो हमारे शरीर में जाकर जब डाइजेस्ट हो जाता है तो वो हमारे शरीर को ऊर्जा देगा, ऊष्मा देगा। उस ऊष्मा का मापन जो जीव विज्ञानी होते हैं वो करते हैं ATP में। ये भी एक तरह की मानवीय शरीर की ऊष्मा का मापन है कि जो ऊर्जा शरीर को मिल रही है। ATP का पूर्ण नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैं आपको बता दूं, अगर हम एक ग्लूकोज का अणु अगर हमारी बॉडी में जाता है तो उसको पचाने के लिए 2 ATP ऊर्जा की जरूरत होती है और बदले में फिर वो 4 ATP ऊर्जा देता है। यानी कि देखो ऊर्जा यानी हम किस में माप रहे हैं, ATP में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जैसे हमने ग्लूकोज लिया तो ग्लूकोज का एक अणु को पचने के लिए तो 2 ATP शरीर से चाहिए, इतनी ऊष्मा उसको शरीर देगा। फिर पचने के बाद वो आपको कितनी ऊर्जा देगा, 4 ATP यानी कि 2 ATP का आपको फायदा है। तो शरीर की जो ऊर्जा है, ऊष्मा है, उसको भी हम किस में मापते हैं, ATP में। इसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट।